हेलो स्टूडेंट्स, शाहिद खान एजुकेशनल एकेडमी में मैं आपका टीचर इंजीनियर उस्मान खान। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3, लेक्चर नंबर 15। इसमें हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस। 6 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं हमारे पास, तो अब हम इसको करते हैं। बड़े आसान, बड़े सिंपल हैं। मैंने कोशिश की है कि बिल्कुल ईजी वर्डिंग में आपके यहाँ पर क्वेश्चंस लिखूं मैं, तो ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से अपने। What type of elements lose their outer electrons easily and what type of elements gain electron easily? कहता है कौन से इस तरह के एलिमेंट्स हैं जो अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स आसानी से लूज कर सकते हैं, और किस तरह के एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स आसानी से वो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। हम पढ़ के आ चुके हैं पूरा केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर, वो इसी चीज पर बेस करता था कि जो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड पे एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स होते हैं, स्पेशली अल्कली मेटल्स, ग्रुप 1 के मेटल्स, जो कि जिनके पास आउटर मोस्ट शेल में तादाद इलेक्ट्रॉन्स की कम होती है, तो वो इजीली यूज कर सकते हैं अपना इलेक्ट्रॉन। और वो किसको देते हैं? वो पीरियोडिक टेबल में जो राइट साइड पे एलिमेंट्स हैं, खास तौर पे ग्रुप 16 हो गया, ग्रुप 17 हो गया, इनके जो एलिमेंट्स होते हैं, ये एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, और ये फिर अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज आया था, तो हमको इनको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ऑफ नॉन मेटल्स। एक टॉपिक पढ़ा था हमने पूरा। तो अब हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं इसको कि मेटल्स, खास तौर पे अल्कली मेटल्स जो कि ग्रुप 1 के होते हैं, और उसमें सोडियम और पोटेशियम लिखा हुआ है यहाँ पर। मैंने एग्जांपल के तौर पे लिथियम भी ले सकते हैं आप यहाँ पर। लूज से आउटर इलेक्ट्रॉन्स, वो अपना आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन, सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन जो होता है शेल के अंदर, उसको वो लूज करते हैं। और कौन सा शेल होता है आउटर मोस्ट शेल का? आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन कौन से की बात कर रहे हैं हम? वो जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। बिकॉज दे हैव फ्यू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनके पास कम आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंड लो अट्रैक्शन टू द न्यूक्लियस, चूंकि मेटल्स का साइज बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती है, जिसकी बिना पर न्यूक्लियस इतनी ग्रिप नहीं रख पाता इलेक्ट्रॉन पे, और इलेक्ट्रॉन इजिली लूज हो जाता है। ओके, वो इलेक्ट्रॉन लूज तो हो गया, अब वो जाएगा कहां पर? वो जाएगा नॉन मेटल्स के पास। खास तौर पे जो हेलोजन्स हैं, ग्रुप 17 के मेंबर्स हैं, फ्लोरीन क्लोरीन हो गया जैसे कि, गेन इलेक्ट्रॉन्स इजीली, वो आराम से उनका छोड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन, उनका लूज किया हुआ इलेक्ट्रॉन अपने अंदर एक्सेप्ट करते हैं, बिकॉज दे हैव मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ग्रुप 17 की बात करें तो इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कमी कितने की है? 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं, और जिनके पास आउटर मोस्ट शेल में कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो लूज करते हैं। तो सिंपल सी बात हो गई है। तो और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है फॉर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, और जो क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो उनके पास कैपेबिलिटी होती है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर ऑफ नॉन मेटल्स एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ऑफ मेटल्स, ये 2 टॉपिक हमने डिटेल से डिस्कस किए थे। टॉप राइट कॉर्नर पे आपको एक आई बटन का लिंक शो हो रहा होगा, वहां पर जाकर आप लेक्चर्स देख सकते हैं। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाई डू लोअर मॉलिक्यूलर मास कोवलेंट कंपाउंड, ऐसे कोवलेंट कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर का मास कम हो, एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ गैस, ठीक है, और लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड, और ऐसे लिक्विड जो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, मतलब कि उनको हल्की सी भी हम हीट अप्लाई कर देंगे, हीट सप्लाई कर देंगे उनको, तो वो फौरन अपनी लिक्विड की जो फिजिकल स्टेट है उसको छोड़ के वो गैसियस फॉर्म में अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। कहते हैं ऐसा क्यों होता है, अब हम इसका जवाब देते हैं। लोअर मॉलिक्यूलर मास कोवलेंट कंपाउंड, ऐसे कोवलेंट कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूल का वजन बहुत कम होता है। ठीक है, वो किस तरह निकालते हैं हम? आपको पता ही है कि हमने पढ़ा था एक टॉपिक चैप्टर 1 में एटॉमिक मास का। तो उसमें हम हर हर एलिमेंट का एटॉमिक मास देखते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो एक कंपाउंड होगा तो पूरे कंपाउंड का एटॉमिक मास देखेंगे। ठीक है, तो वो होगा इसका मॉलिक्यूलर मास। ओके, अब ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत कम होता है वो एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ गैस और लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड्स। ठीक है, क्यों? बिकॉज दे हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, क्योंकि उनका मॉलिक्यूल का साइज छोटा है, तो उनके मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स, उनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी कह रहे हैं, वो बहुत वीक होती है। दिस वीक फोर्स मेक इट इजी टू सेपरेट मॉलिक्यूल्स। अब ये जो फोर्स होती है ना, जिस फोर्स ने इनको जोड़ के रखा हुआ है, जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कह रहे हैं, ये फोर्स इस तरह की होती है कि ये इतनी वीक होती है कि वो आराम से मॉलिक्यूल्स को तोड़ देती है। कब तोड़ देती है? कि जब उसमें हम हल्का सा भी टेम्परेचर अप्लाई कर दें। ठीक है, सो दे इवेपोरेट और बॉयल एट लो टेम्परेचर। तो बहुत लो टेम्परेचर के भी अंदर भी वो इवेपोरेट कर जाते हैं, अपने आप को गैस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। और अगर वो लिक्विड है तो वो अपने आप को बॉयल कर रहे हैं और अपने आप को गैस की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, सारी एग्जांपल्स के तौर पे आपने लिखनी है एग्जांपल्स की हेडिंग बना के। ठीक है,
गैसेस जैसे कि O2 ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और मीथेन है, ये सारी की सारी गैसेस हैं, इनका मॉलिक्यूल का मास ही बहुत लो है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड कौन से हैं, वाटर, वाटर 100 सेल्सियस पे जाके बॉयल हो जाता है, अपनी फिजिकल स्टेट जो कि लिक्विड थी अब अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ गैस। इस तरह इथेन, ये भी लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड है और फौरन हल्के से टेम्परेचर के अंदर ही जाके अपने आप को गैस में कन्वर्ट कर लेता है। सिमिलरली प्रोपेन भी लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड है। तो अब ऐसा, अब ये क्यों हो रहा है, कंक्लूड करते हैं इस बात को हम। दीज कंपाउंड्स हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इन कंपाउंड्स के दरमियान मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल, इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक है, सो दे एग्जिस्ट एज अ गैस और इजीली इवेपोरेट। सो ये अपने आप को गैस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और इवेपोरेट कर जाते हैं, हवा में उड़ जाते हैं। तो अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो वेल एंड गुड। अगर मजीद कुछ समझने वाली बात रह गई है तो हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का लेक्चर पढ़ा था इस चैप्टर के अंदर, ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में आपको इसका लिंक शो हो रहा होगा, आप जाके उसको देख सकते हैं। चलते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिव वन एग्जांपल ऑफ एन एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट की एग्जांपल दो जो कि एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है, ऐसा सॉलिड जिसकी वेल डिफाइंड ज्योमेट्री हो, एंड इट हैज कोवलेंट बॉन्ड, और उसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड भी हो उनके एटम्स के दरमियान में। तो ऐसा कौन सा, तो हम बेस्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो कार्बन की है। क्यों? कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है डेट फॉर्म अ क्रिस्टलाइन सॉलिड जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बना लेता होता है, सच एज डायमंड, जैसे कि कार्बन की एक एलोट्रॉप है, कार्बन की एक फॉर्म है जिसको हम कहते हैं डायमंड, विथ वेयर इट्स एटम्स आर स्ट्रांगली बॉन्डेड, जहां पर इनके एटम्स आपस में बहुत टाइटली बॉन्ड होते हैं। और वो बॉन्ड कौन सा होता है, वो होता है कोवलेंट बॉन्ड। तो कार्बन के एटम्स, जब कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड होगा तो उसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड भी होगी, ये बात भी हमारी कवर हो गई, साथ में वो क्रिस्टलाइन सॉलिड भी बनाएगा। तो ठीक है ये क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल मेक द मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेटेलिक बॉन्डिंग वाला लेक्चर अगर अभी तक नहीं लिया तो ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे आपको इसका लिंक शो हो रहा होगा, तो वहां पर जाके भी इसकी वीडियो देख सकते हैं। तो मेटेलिक बॉन्डिंग के बारे में जिक्र करेंगे हम कि मेटल्स की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि उनको मेलिएबल बनाती है और डक्टाइल बनाती है। अब मेलिएबिलिटी कौन सी प्रॉपर्टी होती है और डक्टिलिटी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, डिस्कस कर लिया था पहले भी, अब दोबारा डिस्कस करते हैं यहाँ पर। द मेटेलिक बॉन्डिंग इन मेटल्स मेक द मेलिएबल एंड डक्टाइल। अब मेटल्स के अंदर दो प्रॉपर्टीज हैं, एक मेलिएबल, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि उनको मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी दोनों प्रॉपर्टी शो करती हैं। उसकी वजह यह है कि मेटल्स हैव लेयर्स ऑफ एटम्स, मेटल्स लेयर्स की फॉर्म में, जिस तरह मेटल सॉलिड है ना तो उनकी लेयर्स होती हैं, इस तरह जिस तरह क्रिस्टलाइन सॉलिड की होती है ना उस तरह की लेयर्स होती हैं। मेटालिक बॉन्डिंग वाले में ना इसका एक फिगर भी बनी हुई है, वो भी जाकर देख सकते हैं वहां पर आप। जब इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, जब इसके ऊपर कोई फिजिकल फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसकी लेयर्स जो है ना वो आपस में यहाँ से सिरक जाती हैं, खिसक जाती हैं, ठीक है, स्लाइड्स हो जाती हैं एक दूसरे के ऊपर, जिसकी बिना पर हम मेटल को हैमर करके, इस पे जोर लगा के या थोड़ा से इसको इस पे फोर्स लगा के इसकी शीट्स बना सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेलिएबिलिटी, और उनको वायर्स की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डक्टिलिटी। विदाउट शैटरिंग, इनको पूरी तरह तोड़े बगैर, इसके एटम्स को तोड़े बगैर हम ये सब काम कर सकते हैं। जिस तरह अगर हमारे घर में वायरिंग यूज होती है वो होती है कॉपर की वायर यूज। अगर कभी आप वायर को छील के देखें ना तो उसके अंदर कॉपर की बारीक बारीक से वायर शो हो रही होती है। अब वो वायर्स जो होती है ना वो कॉपर मेटल की हैं। अब वो मेटल कॉपर वायर्स की फॉर्म में तो पाया नहीं जाता नेचर में, तो वो मेटल जो है उसको हम इस तरह हैमर करते हैं कि उसकी जो लेयर्स हैं उनको स्लाइड करते हैं, जिसकी बिना पर उनको बारीकली तारों की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड अ स्ट्रांग बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की अगर वीडियो नहीं देखी तो टॉप राइट कॉर्नर पे इसका लिंक शो हो रहा होगा, तो जाके देख सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या मजबूत बॉन्ड है? तो हमें बिला झिझक ये बात कह देनी चाहिए कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बॉन्ड जो है वो बहुत ही मजबूत है। अच्छा, वजह क्या है इसकी? अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज अ स्ट्रांग बॉन्ड सिमिलर इन स्ट्रेंथ टू द नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड। अब जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है ना वो होता एक्चुअली कोवलेंट बॉन्ड ही है। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में फर्क क्या है कि कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, कि दो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स या फिर सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स, दो मुख्तलिफ एटम्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को बराबर से शेयर करें। अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो दूसरा एटम भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करे, चाहे वो सिमिलर हो चाहे वो डिसिमिलर हो। तो इस कंडीशन में हमारे पास बनता है कोवलेंट बॉन्ड। ओके, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब दो एटम्स में से सिर्फ एक ही एटम ऐसा हो जो कि अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे किसी को, तो फिर इस फॉर्म में बनता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। जब एक बार कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है तो उसके बाद वो बिहेव करता है एज अ नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड। अब पढ़ लेते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। वन एटम डोनेट्स बोथ इलेक्ट्रॉन। अभी बात बताइए आपको कि एक ही एटम है जो कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है।
वंस फॉर्म्ड, जब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है, इट बिहेव्स जस्ट लाइक अ रेगुलर कोवलेंट बॉन्ड, तो उसकी स्ट्रेंथ जो होती है, उसकी मजबूती जो होती है, वो कोवलेंट बॉन्ड की तरह की ही होती है, मेकिंग इट स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल, जिसकी वजह से जो कंपाउंड होता है वो स्ट्रॉन्ग भी होता है और स्टेबल भी होता है। चलते हैं जी अपने अगले सवाल की तरफ। आखिरी क्वेश्चन हमारे पास है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा मुश्किल भी है, तो हम करने की कोशिश करेंगे इसको। राइट डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3। तो नाइट्रिक एसिड को करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का इसका डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बनेगा। तो मैंने यहाँ लिखा तो नहीं है, लेकिन अब आपके सामने सॉल्व करने की कोशिश करूंगा मैं यहाँ पर इसको। सबसे पहले ना HNO3 है ना, एक हाइड्रोजन है और एक नाइट्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन हमारा ना सेंटर में आएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं एक ऑक्सीजन बना रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक ऑक्सीजन बना देता हूँ, यहाँ मैं एक ऑक्सीजन बना देता हूँ, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। अब करना क्या है, हमें पहले ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का है। तो नाइट्रोजन 15 ग्रुप का है और इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का है, ऑक्सीजन ग्रुप 16 का है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हाइड्रोजन कौन से ग्रुप का, हाइड्रोजन ग्रुप 1 का है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इसी के अकॉर्डिंग मैं सबके इलेक्ट्रॉन्स लिख रहा हूँ, ठीक है। अब आपने देखना है, तो नाइट्रोजन को मैं दे दूंगा इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ डॉट, और ऑक्सीजन को दे दूंगा इन द फॉर्म ऑफ, नाइट्रोजन को क्रॉस दे देते हैं चलें, और ऑक्सीजन को डॉट दे देते हैं, और हाइड्रोजन को भी क्रॉस दे देते हैं। हाइड्रोजन को क्रॉस लिख देते हैं मैंने यहाँ पर, ठीक है, सिंपल हो गया। अब नाइट्रोजन के जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं 5 आउटर मोस्ट शेल में, वो लिखते हैं यहाँ पर। आउटर मोस्ट शेल वाले क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, कोशिश करते हैं वो लिखने की। हम यहाँ पर देखते हैं कि नाइट्रोजन का यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ 2 क्रॉस, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। यहाँ पर हम लगाते हैं ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा भी यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। एक हम लगा देते हैं यहाँ पर 5वां इलेक्ट्रॉन। इसी तरह ऑक्सीजन ग्रुप 16 का है, तो आउटर मोस्ट शेल में 6 होंगे, तो सबके 6 इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 2 यहाँ, 2 यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 6 पूरे हो गए इस ऑक्सीजन के। आपका जवाब होगा हाँ बिल्कुल 6 पूरे हो गए हैं। इस ऑक्सीजन के 2 ये, 2 ये, 2 ये, 6 ऑक्सीजन के ही पूरे हो गए हैं। इसी तरह ये जो हमारे पास आखिरी ऑक्सीजन रह गया, इसके भी 6 पूरे करते हैं। 2 यहाँ लगा देते हैं, 2 यहाँ लगा देते हैं, और इसी तरह हम एक काम करते हैं कि 2 यहाँ लगा देते हैं, चलें, ये पूरे हो गए। अब नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इन्होंने एक्सरसाइज में क्वेश्चन डाला ये, ताकि बच्चे इस पे फोकस करें और जोर लगाएं अपने दिमाग पे कि किस तरह हमने इन सब के ऑक्टेट आउटर मोस्ट शेल भी पूरे करने हैं विद द हेल्प ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग। चाहे यहाँ कोवलेंट बॉन्डिंग हो, चाहे यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग हो, तो नाइट्रिक एसिड की खास बात यह है कि यहाँ पर कोवलेंट बॉन्डिंग भी होगी, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होगी, साथ साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी बनेगा, ठीक है, जिसमें एक एटम पूरा का पूरा अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि 2 के 2 इलेक्ट्रॉन किसी और को देने लगा है। अब आपने देखना किस तरह। सबसे पहले मैं ये काम करता हूं कि यहां पर ना एक बॉन्ड बनाता हूं, ठीक है। बन गया यहां पर एक बॉन्ड, किसका, नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन। अब आपने गौर करना है, इस ऑक्सीजन की मैं बात करूं, 2 ये, 2 ये, और साथ में इसका एक बॉन्ड बना देते हैं, चले, ठीक है। 4 वो हो गए, 5 और 6, 6 इसके हो गए, ठीक है ना। आउटर मोस्ट शेल में ऑक्सीजन के 6 हो गए ना, क्योंकि शेयरिंग कर रहा है हाइड्रोजन के साथ भी। साथ में 7 8, क्या पूरे हो गए इस ऑक्सीजन के? आपका जवाब होगा हाँ, इस ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया है। मैं सर्कल हटा रहा हूँ यहाँ पर, ताकि है ना ये स्ट्रक्चर हमारा खराब ना हो, सिर्फ समझाने के लिए सर्कल बनाए थे यहाँ पर मैंने। ओके जी, ये ऑक्सीजन इससे एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ बना रहा है, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर बन गया, ठीक है। अब आपने खुद गौर करना है कि इस ऑक्सीजन के पूरे हो गए आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 ये, 2 ये, 2 इसके अपने, और 2 से नाइट्रोजन से शेयर किए, ठीक है। तो कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। आपका जवाब होगा कि ऑक्सीजन ने भी अपना आउटर मोस्ट शेल पूरा कर लिया है। ओके, अब मैं यहाँ पर सर्कल को मिटा रहा हूँ ताकि स्ट्रक्चर हमारा खराब ना हो। इसके अलावा यहाँ पर आप देखें कि एक सिंगल बॉन्ड नहीं, सॉरी, ये कोवलेंट बॉन्ड बन गया सबके, जो मैंने लाइन शो की हैं। यहाँ पर बन रहा है सिंगल, यहाँ पर बन रहा है सिंगल, और एक जगह बन रहा है डबल बॉन्ड। यहाँ पर आप देखें कि इस जगह पे ये दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये शेयर कर लेगा अपना ऑक्सीजन के साथ, यानी कि यहाँ पर बनेगा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये लाइंस में मिटा दूंगा अभी, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि नाइट्रोजन ने अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर कर लिए हैं। जब एक एटम दूसरे को अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे रहा हो, तो यहाँ पर बनता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो एक जगह कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन गया, एक जगह डबल बॉन्ड बन गया, एक जगह सिंगल बॉन्ड बन गया। अब इसको मैं रेस कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से रेस करूंगा ताकि हमारा स्ट्रक्चर खराब ना हो, ठीक है। ये बॉन्ड भी मैं रेस कर रहा हूँ यहाँ पर, ये बॉन्ड भी मैं रेस कर रहा हूँ, ये भी मैं रेस कर रहा हूँ। हमारा कुल मिला के स्ट्रक्चर यही है,
ठीक है, लेकिन हम इसको प्रॉपर लिखने की कोशिश करेंगे। यहाँ मैं लाइन लगा रहा हूँ ताकि आप प्रॉपर भी लिख सके नीचे। ठीक है, उसको इस तरह लिख लेते हैं हम थोड़ा सा। नाइट्रोजन बनाते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन को ना एक देते हैं डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड जहाँ मैंने बनाया था ना, मैं दे देता हूँ उसको डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड दे दिया मैंने इसको, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बनाया था OH, तो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ O, और यहाँ बना रहा हूँ मैं H, ठीक है। यहाँ पर मैंने कहा था कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ O, ठीक है। तो हम इसको इस तरह का भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है, कोई मसला तो नहीं है। अब रिमेनिंग एक काम और कर लेते हैं इस पे कि जो ऑक्सीजन के जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स रह गए थे ना, वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर दो थे इसके, यहाँ दो थे, यहाँ दो थे, यहाँ दो थे, ठीक है, इसके पूरे हो गए। सिमिलरली इस वाले के दो ये, दो ये, और दो ने तो बॉन्ड बना लिया ना, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन का तो एक इलेक्ट्रॉन था, उसने बेचारे ने वैसे ही बॉन्ड बना लिया, तो हाइड्रोजन के लिखने की भी जरूरत नहीं है। और इस वाले ऑक्सीजन के हमारे ना दो ये आ जाएंगे, दो ये आ जाएंगे। रिमेनिंग आपका जवाब होगा दो कहाँ गए, तो एक इसने ये बॉन्ड बनाया, एक इसने ये बॉन्ड बनाया, तो इसके पूरे हो गए इस तरह। तो उम्मीद करता हूँ कि नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर लिखना आपको आ गया होगा। अगर फिर भी कोई परेशानी है, कोई कंफ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना है, ताकि हम दोबारा से करने की इसको कोशिश करें, ठीक है। पेपर में अगर आपको आए तो आपने ये दोनों स्ट्रक्चर बना देने हैं प्रॉपर, ठीक है, ताकि पता लगे कि यार कुछ बच्चे ने मेहनत की हुई है, बच्चे को समझ है इस चीज की। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर कोई मसला है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और साथ साथ इस चैप्टर के ना कंप्लीट जो लेक्चर्स है ना, वो जरूर देख लें। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है। क्लास 10 केमिस्ट्री फुल बुक के लेक्चर्स हैं, खास तौर पे केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर, आप जो आपके जो लेक्चर्स हैं इस चैप्टर के, आपने सब देखने हैं इसको, ताकि आपको केमिस्ट्री की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। मैंने बहुत मेहनत से चैप्टर पढ़ाया है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।